नमस्कार। अ, गांधी कथा ये कंसेप्ट जब बुद्ध से कबीर तक का आयोजन गोरखपुर में था, मैं गया हुआ था, तो आदरणीय विनोद कुमार मल जी से बात करते हुए ये कंसेप्ट हम लोगों को सूझा। ये हुआ कि वार्षिक कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में क्या किया जा सकता है ताकि एक निरंतरता बनी रहे, ताकि एक ऐसा संयोग बना रहे ताकि लगातार लोगों से मुलाकात होती रहे। हम लोगों ने प्लान ये किया था, विनोद जी का प्लान ये था कि देवरिया और आसपास के कुछ गांवों में हम जाएंगे और उन गांवों में जाकर जैसे कथा होती है, जैसे प्रवचन होता है, जैसे कथा होती है, वैसे हम गांव के चबूतरे पे बैठेंगे और चबूतरे पे बैठ के ये सारी बातें करेंगे, गांधी कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। नमस्कार सुजाता जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कुछ और सोचते हैं, प्रकृति कुछ और सोच रही होती है। तो कोविड आ गया उसके बाद, और इस समय तो घर से निकलना ही बंद है, गांव में जाना, हम दूसरे कामों में लग गए। आप जानते हैं, बुद्ध से कबीर तक की टीम ने, मैं उन सभी लोगों को, उन सभी मित्रों को नमस्कार भी कर रहा हूं, आशीर्वाद भी दे रहा हूं और उनका स्वागत भी कर रहा हूं, जिन्होंने कोविड के टाइम पर पूर्वांचल के गाँवों में, शहरों में इतना शानदार काम किया है। दरअसल गांधी की शिक्षा ये भी थी एक, कि जब आपकी जनता कष्ट में हो तो उसके साथ खड़े हों। और मुझे खुशी है कि विनोद मल जी की जो पूरी टीम थी, उस टीम ने, ऋषिकेश भैया प्रणाम, सारे लोग, जितने लोग दर्शक हैं सभी को प्रणाम, उस पूरी टीम ने वहाँ पर शानदार काम किया। गाँव में, शहरों को, मैं खुद जानता हूँ, मेरी मामी की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने फ़ोन किया, तुरंत उनके लिए इंतज़ाम किया गया और सारा कुछ हुआ। बच नहीं सकी, वो एक अलग बात थी। तो उसी सेवा भाव को याद करते हुए आज हम थोड़े लोग और आ जाएं, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर गांधी कथा शुरू करते हैं। अच्छा, गांधी कथा शुरू करते समय मुझे सबसे ज़्यादा किसी की याद आ रही है तो अपने गुरु समान प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की याद आ रही है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने भगत कथा शुरू की थी, भगत सिंह के किस्सा सुनाना शुरू किया था। और जैसा मैंने बताया कि विनोद जी के साथ मिलकर हमारी योजना ये है कि पूर्वांचल के गांव में हम जाकर और गांधी कथा सुनाएंगे। और वो इतनी सूखी सूखी नहीं होगी कि एक कुर्सी पे बैठ के मैं आपसे बात करूंगा, वो ऐसी होगी जब कला भी होगी, संगीत भी होगा, सबके साथ मिलकर हम गांधी की कथा लेकर जाएंगे। आज इस गांधी कथा का पहला भाग मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। और दरअसल ये पहला जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा केंद्रित इस बात पर होगा कि गांधी कथा क्यों और गांधी कथा कैसे। गांधी की ओरिजिनल कथा थोड़ी सी शुरू करके, और बाकी अगली जो किस्त होगी इसकी शायद अगले हफ्ते, तब मैं बहुत कायदे से गांधी कथा शुरू करूंगा। लेकिन आज तो पहली बात ये कि गांधी कथा क्यों। तो भैया, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से आसाम, उत्तर पूर्व तक की बात करते हैं तो मिस क्या करते हैं? मिस करते हैं गांधी का वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान जो अब बन गया है, बांग्लादेश बन गया है, ये सारा कुछ हम मिस करते हैं। सुजाता जी बिल्कुल सही याद दिला रही है, नारायण भाई गांधी कथा कहते थे। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी तुलना उनसे हो। कहाँ नारायण भाई और कहाँ अशोक कुमार पांडे, कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ वो परिवार जिसको गांधी का सानिध्य मिला था, कहाँ वो परिवार जिसके पास गांधी के व्यक्तिगत किस्से थे, और कहाँ मैं जिसने सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ है। तो नारायण भाई से तो खैर मैं अपनी तुलना भी नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बहुत विनम्र कोशिश है उस परंपरा को आगे बढ़ाने की, लेकिन ये तो कतई नहीं कह सकता कि नारायण भाई जिस तरह से गांधी कथा कहते थे उसका शतांश भी मैं कह पाऊंगा। तो खैर, तो हम मिस करते हैं वो हिंदुस्तान जो गांधी का हिंदुस्तान था। हम मिस करते हैं वो हिंदुस्तान जो सीमांत गांधी उर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान का हिंदुस्तान था, और जिस हिंदुस्तान को उन्होंने भारत बनाने की, हिंदुस्तान बनाने की, आज़ाद हिंदुस्तान बनाने की कल्पना की थी। सोच कर देखिए, इधर लाहौर होता, उधर बलूचिस्तान होता, इधर बांग्लादेश होता, उधर कश्मीर, कश्मीर का उत्तरी एरिया होता, ये पूरा एक हिंदुस्तान होता। इस हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी क्या था? इस हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी था कि हिंदुस्तान की जो 2 कौमें हैं, जो सबसे बड़ी 2 कौमें थीं, हिंदू और मुसलमान, ये मिलजुल कर रहते। ये एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते, एक दूसरे को भाई समझते। इस हिंदुस्तान के लिए और भी बहुत कुछ ज़रूरी था। इस हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी था कि जो तथाकथित
उच्च जाति का गौरव लेकर लोग चलते हैं वो गौरव त्यागें और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी उतना ही सम्मान मिले, यानी एक खास तरीके की बराबरी। इस समाज के लिए एक और चीज जरूरी थी, इस समाज के लिए जरूरी थी एक ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा पद्धति की कल्पना गांधी किया करते थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने उसमें बहुत प्रयोग किया है। उसकी तमाम खूबियों के बीच में आपको एक खूबी बताऊं कि गांधी जैसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, जब शिक्षा पद्धति की बात करते थे वो, तो कहीं भी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के समर्थन में बात नहीं करते थे। वो कहते थे धार्मिक शिक्षा तो आपके घर में होनी चाहिए, स्कूलों में सेक्युलर शिक्षा होनी चाहिए। एक और भी चीज जरूरी है, दरअसल वो सबसे जरूरी है जहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, अहिंसा। और गोरखपुर में बात करते हुए मैंने कहा था कि ये अहिंसा अदम्य साहस से पैदा होती है। और अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, अहिंसा हमारे व्यवहार की अहिंसा। अहिंसा यानी जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं जो सामाजिक संस्तर में हमारे बराबर नहीं है, हमसे गरीब है या उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, आप अफसर हैं, वो किसी छोटे पद पर है, या आपका बड़ा नाम है उसका कम नाम है। जाति तो छोड़ ही दीजिए, मानते ही नहीं थे वो। जाति के बारे में तो उनके खिलाफ बहुत कुछ फैलाया जाता है, लेकिन अगर आप 1944-45 के बाद देखें तो वो जाति प्रथा को खत्म करने की बात कर रहे थे। उसका जो सबसे बड़ा प्रतीक था छुआछूत, उसके खिलाफ तो लड़ाई चलाई उन्होंने। लेकिन अगर उसको छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, जाति वाली बात 2 मिनट के लिए छोड़ दें, तो अहिंसा का अर्थ ये होता है सबके साथ स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार, उसके साथ भी जो आपसे असहमत है। ये मैं अभी सीख रहा हूं, मैंने सीखा नहीं है। असहमति को मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। गांधी से सीखने का मतलब ये भी है कि अपनी गलतियों का आपको पता हो और आप उसको स्वीकार करें। तो ये थी हिंसा, जो मनसा वाचा कर्मणा हिंसा थी, अहिंसा थी। इसलिए हिंसा अहिंसा को सिर्फ हथियार और बिना हथियार का जब हम समझ लेते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। हिंसा दरअसल हमारे पूरे व्यवहार में होती है और उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका शमन करने के लिए अहिंसा की जरूरत होती है। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़ों, छोटों, अगर हम गांधी कथा की बात करनी शुरू करें तो ये वहां से शुरू होगी जब एक सामंती परिवार में एक सामान्य सा बालक जन्मा। सामान्य सा इसलिए क्योंकि वो कोई अद्भुत नहीं था। वो पैदा हुआ तो किसी ईश्वर की कोई वाणी नहीं आई। वो जब बड़ा हो रहा था तो उसके सिर के पीछे कोई रोशनी नहीं चमकती थी। वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य था, जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहां बैठे हुए, यहां सुन रहे सारे लोग हैं। और वो सामान्य था, इसीलिए असामान्य बनने की संभावना थी। गांधी ये सिखाते हैं कि अगर आप सामान्य हैं, अगर आप आम हैं, तभी आप में खास बनने की संभावना है। अगर आपने अपने मन में ये भर लिया कि आप तो असामान्य हैं, आप तो विशिष्ट हैं, आप तो अद्भुत हैं, तो ये जान लीजिए आप कभी भी वास्तव में अद्भुत नहीं बन पाएंगे। उदाहरण हमारे सामने हैं, आपके अगल बगल आप देख लीजिए, जिन्होंने ये अहंकार पाला बड़े होने का, वो कहाँ पहुंचे। खैर, वो बालक आम इसलिए भी था कि वो अपने विद्यालय में सबसे तेज नहीं था। वो बालक इसलिए भी आम था कि बचपन से कोई विद्रोह का झंडा उसने नहीं उठाया। जब एक दलित बालक के साथ वो खेलने गया और लौटने के बाद मां ने डांटा, तो सवाल तो उसके मन में पैदा हुआ कि जिस ईश्वर की बात मां करती है, जिस ईश्वर को हम सब मानते हैं और कहती है कि सब उसकी संतानें हैं, उसमें इस तरह का विभेद कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी माँ से इतना प्यार करता था, माँ का इतना सम्मान करता था कि उस क्षण उसने माँ का जवाब नहीं दिया, माँ से लड़ाई नहीं की, लेकिन वो सवाल अपने मन में रखे रहा। वो परिवार कैसा था, पोरबंदर का वो परिवार कैसे था। जब आप पढ़ते हैं कि उनके पिता दीवान थे तो आपके मन में छवि उभरती है कि बहुत बड़ा सा महल होगा, लाखों रुपए होंगे उस जमाने में, वगैरह वगैरह। हाँ, थे, एक दौर में थे। लेकिन जैसे जैसे गांधी बड़े होते हैं, पिता की मृत्यु होने के बाद परिवार के आर्थिक हालात भी धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। इन्हीं सब दिक्कतों के बीच उस बालक ने बाहर जाकर बैरिस्ट्री पढ़ना तय किया। उस जमाने में जो भी थोड़ा ठीक ठाक था वो बैरिस्टर बनना चाहता था। आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू हों, सप्रू हों,
ये सारे लोग बड़े बड़े बैरिस्टर थे, पैसा कमाते थे, तो माँ बाप भी चाहते थे बेटे बैरिस्टर बने, और ये सपना बच्चों के मन में भी होता था। तो गांधी बैरिस्ट्री पढ़ने गए। अब बैरिस्ट्री पढ़ने गए, माँ ने शर्तें रख दी। माँओं को तो आप जानते हैं, चाहे हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, देवरिया की माँ हो, या बनारस की माँ हो, और या पोरबंदर की माँ हो, उनको डर क्या होता है कि बेटा बिगड़ न जाए। विदेश पढ़ने जा रहा है, आप विदेश छोड़िए, मैं तो गोरखपुर पढ़ने जा रहा था और माँ ने तमाम सारी पोटरी थमा दी थी अपने साथ। तो वो जब विदेश पढ़ने गए तो उनकी माँ ने भी कुछ पोटरी उनकी पीठ पर लाद दी कि पर स्त्री का संग नहीं करोगे, लाद दी उनके सिर पर एक पोटरी की शराब नहीं पियोगे, लाद दी उनके सिर पर एक पोटरी की मांसाहार नहीं करोगे। जिम्मेदारी का एहसास लिए वो बालक जब लंदन में पढ़ने गया, बैरिस्ट्री तो पढ़ी उसने, लेकिन इस पोटरी को जमीन पर नहीं उतारा। अब ये आप पर है, आप कह लें कि वो ज्यादा विद्रोही नहीं था, या आप कह लें कि वो बड़ा महान था कि अपने माँ बाप की बात, उस माँ की बात उसने टाली नहीं, माँ ने जो कहा था वो निभाया। मैं तो ये कहूँगा कि वो सामान्य सा बालक था, जैसा मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे यहाँ सारे सुन रहे लोग हैं। और फिर दोहरा दूँ कि सामान्य था, इसीलिए तो असामान्य बनने की संभावना थी। सामान्य था, उसे मालूम था कि वो गलतियाँ करता है, उसे मालूम था कि उसकी सीमाएं हैं, इसीलिए तो उसने दुनिया की सारी सीमाएं लांघ ली। लौट के आया, परिवार की हालत खराब थी, भाई बड़े भाई घर संभाल नहीं पा रहे थे। ये हुआ कि वकालत करो, सबसे पास में राजकोट था, राजकोट में वकालत करने गया। पहला केस लेकर जब जज के सामने खड़े हुए तो जबान कांपने लगी, पांव कांपने लगे। अब यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाई जाती है, लॉ तो पढ़ के आया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो सामान्य था, जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे सारे लोग हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को। और बचा कुचा जो आत्मविश्वास था वो केस हारने के बाद पूरी तरह से निकल गया मन से। पहला ही केस जो वकील हार जाए, कौन उससे कराएगा वकालत, कौन उसको देगा केस। लेकिन पैसे कमाने थे, पैसे जरूरी था, पैसे कमाने जरूरी थे, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। तो क्या किया, लिखना बड़ा अच्छा सीख के आया था वो बालक, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, भाषा बहुत अच्छी थी। तो बैठ गया कोर्ट के दरवाजे पर, अर्जियां लिखने लगा, और उसकी अर्जियों के असर पड़ने लगे। तो हुआ ये कि जो लंदन से वकालत पढ़ के आया हुआ था बालक, वो बालक अर्जियां लिखने लगा राजकोट की अदालत में दरवाजे पर बैठ के। लेकिन किस्मत है, बदलती है। एक साहब थे अफ्रीका में, उनके व्यापार का मामला कुछ फंसा हुआ था। अफ्रीका में तब ढेर सारे हिंदुस्तानी रह रहे थे, अफ्रीका भी वैसे ही अंग्रेजों का गुलाम था जैसे हिंदुस्तान। तो केस उनका फंसा हुआ था। उनको एक ऐसे युवा वकील की जरूरत थी जिसकी भाषा अच्छी हो, जिसको कानून की जानकारी अच्छी हो, ताकि वो लिख सके उनके लिए अर्जियां, ताकि लिख सके उनके लिए पत्र, ताकि कर सके उनको रिप्रेजेंट अंग्रेजों की कोर्ट में। उसने दिया प्रस्ताव, और गांधी को लगा इससे अच्छा क्या होगा, कुछ पैसे कमा लेंगे। तो हुए तैयार, पहना शानदार फ्रॉक सूट, वाइफ को मोजे, पत्नी को मोजे पहनाए घुटनों से ऊपर, बच्चों को अंग्रेजों के बच्चों की तरह कपड़े पहनाए, सिर पे पहना हैट, हाथ में छड़ी लिया, और पानी के जहाज पे बैठ के पहुंच गया अफ्रीका। एक बात याद रखनी चाहिए, अफ्रीका वो किसी की मुक्ति के लिए नहीं गए थे। मैंने बार बार कहा, सामान्य व्यक्ति थे वो, सामान्य पारिवारिक व्यक्ति थे वो। परिवार पर आर्थिक संकट था, राजकोट में वकालत नहीं चली, अर्जियां लिखकर इतना पैसा नहीं मिलता था कि उससे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। ऐसे में मौका मिला एक अफ्रीका जाने का, उस मौके को हाथ में लपका और निकल गए अफ्रीका। और जब अफ्रीका गए तो जैसे मैंने बताया, बिल्कुल जैसे कोई भी दूसरा वकील जाता, बढ़िया फ्रॉक कोट पहन के, पत्नी को घुटनों तक मोजा पहना के, बच्चों को अंग्रेजों के बच्चों जैसे कपड़े पहनाकर पहुंच गए अफ्रीका, पानी के जहाज से। माँ की कसमें लेकिन अभी भी याद थी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं खाया नॉनवेज तो नहीं खाया, नहीं पी शराब तो नहीं पिया, लेकिन अफ्रीका में जाग गई उनकी किस्मत। उनके लिखे चिट्ठियों का, उनके लिखी अर्जियों का असर ऐसा हुआ
कि जम गए वहां पर पांव, और जमे पांव तो वहां बार काउंसिल की मेंबरशिप भी मिल गई। लड़ने लगे वहां मुकदमे, लड़ने लगे मुकदमे तो बरसने लगे पैसे, और बरसने लगे पैसे तो ऐसा नहीं था कि सबको भूल गए। अगर आप जाकर पढ़ेंगे, उनकी चिट्ठियां पढ़ेंगे, एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं कि गांधी को अगर आप नहीं जानते हैं तो यह सिर्फ आपका दोष है। गांधी का लिखा एक एक हर्फ, एक एक शब्द गांधीवादियों ने मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। आप 1 से लेकर 91 खंड तक, जिस वर्ष में, जिस वर्षावधि में आप चाहें गांधी के जीवन के बारे में जानना, वो सब कुछ उन्होंने वहां पर इकट्ठा कर दिया है। तो जब आप उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो हर महीने भाई को पैसा भेज रहे थे, भाई के बच्चों को बुलाया वहां पढ़ने के लिए। और एक वक्त ऐसा आया कि गांधी के दफ्तर में 40 लोग तो काम करते थे, यानी गांधी बड़े आदमी बन गए, यानी गांधी पैसे वाले आदमी बन गए, यानी गांधी सफल व्यक्ति बन गए। तो अब सफल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सफल व्यक्ति को बड़ा घर बनवाना चाहिए, सफल व्यक्ति को महंगे कपड़े पहनने चाहिए, सफल व्यक्ति को अय्याशी करनी चाहिए। लेकिन पुर्जा ढीला था कोई दिमाग का, एक जिद थी भरी हुई अपने अंदर। आप सब जानते हैं, अच्छा खासा जा रहे थे ट्रेन से, और वही अंग्रेजों वाला लिबास पहना था, सर पे हैट, बढ़िया सूट, शानदार शर्ट, और ये सब पहनकर कई बार गुलाम भी खुद को अफसर समझने लगता है। हम सब जानते हैं ना, हमारे गांव में जब कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाने लगता है, बंबई चला जाता है, ज्यादा पैसा कमाने लगता है, दिल्ली चला जाता है, दुबई चला जाता है, और लौट के आता है और बढ़िया कपड़ा पहन के घूमता है, तो अपने ही लोगों को कई बार कुछ नहीं समझता है। लेकिन उस रात जो हुआ, उस रात जिस तरह से गांधी को उठाकर ट्रेन के बाहर फेंका गया, गांधी की समझ में आया कि ये जूते, ये हैट, ये सूट, ये हाथ में छड़ी, ये अंग्रेजी बोलने की लियाकत, गुलामी के आगे ये सब बेकार है। एक गुलाम चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन ले, चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल ले, चाहे जितना पैसा कमा ले, गोरों की नजर में वो गुलाम ही रहेगा। और जब बात यह आई समझ में, तो वो जो 40 लोग नौकर रखे थे वो बन गए साथी। जो अपने रहने के लिए घर खरीदा था उसकी जगह बना फार्म हाउस, और अंग्रेजों की चाकरी करके पैसा कमाने की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई बनी अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी और एशियाई रह रहे थे उनकी इज्जत वापस पाने की, या पहली बार उनको इज्जत दिलाने की कोशिश की लड़ाई। और क्यों हुआ ये संभव? जैसा मैंने पहले कहा कि वो एक सामान्य आदमी था, आप जैसा, मेरे जैसा, यहां जितने लोग सुन रहे हैं उनके जैसा। और सामान्य था इसीलिए तो थी उसमें असामान्य बनने की क्षमता। था सामान्य व्यक्ति इसीलिए तो ऐसा था उसका दिल जिसे लगी चोट। था सामान्य आदमी इसीलिए तो आत्मसम्मान बाकी सारी चीजों से बड़ा बन गया। था सामान्य आदमी इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इतनी अच्छी अंग्रेजी, इतने अच्छे कपड़ों और इतनी अच्छी पोजीशन के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि मेरी चमड़ी का रंग काला है और इनकी चमड़ी का रंग गोरा है, सिर्फ इसलिए कि इनका राज चलता है और मैं गुलाम देश से हूं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। नहीं हुआ बर्दाश्त, और वो लड़ाई शुरू हुई, जो लड़ाई बाद में हिंदुस्तान भी आई और आज़ादी की लड़ाई में। एक बड़ी अच्छी किताब गांधी ने खुद लिखी है, माय स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में मेरे संघर्ष। पढ़िए उस किताब को, देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं सामान्य से आदमी को असामान्य महात्मा गांधी में। कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाता है, कैसे बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए संघर्ष करता हुआ गांधी सड़क पर उतरकर जेल जाना स्वीकार करके अपने लोगों के हको हकूक के लिए संघर्ष करता गांधी में बदल जाता है। लेकिन जब रास्ता चुनना था तब भी नहीं भूली उसने मां की बात। जैसे कभी नॉनवेज नहीं खाया, जैसे कभी मांसाहार नहीं किया, वैसे ही उसने तय किया कि यह लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो हथियार से नहीं लड़ी जाएगी। और यह भी तय था कि दक्षिण अफ्रीका में हथियार से लड़ पाना संभव ही नहीं था।
आप लड़कर शहीद हो सकते थे, शहीदों में अपना नाम लिखा सकते थे। जंग जीतने के लिए एक लंबी लड़ाई जरूरी थी। और साथ में कौन थे? भारतीय लोग जो कर रहे थे कुली का काम, कोई कर रहा था खेतों में मजदूरी, कोई कर रहा था चपरासी का काम, कोई वहां पे पूजा पाठ का काम कर रहा था, कोई सड़कों पर ठेला लगा के कुछ बेच रहा था। ऐसे लोग थे जिनके साथ मिलकर उनको संघर्ष करना था। नहीं लगा सकते थे ऐसे लोगों की जान दांव पर। इसीलिए रास्ता चुना वो जो उन्हें उनके धर्म ने सिखाया था। रास्ता चुना वो जिसको नाम दिया सत्याग्रह। मजेदार किस्सा है। अखबार निकालते थे इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में, उसमें एक सवाल पूछा कि हमारा जो संघर्ष है उस संघर्ष को सबसे सही नाम क्या दिया जा सकता है। जो भाई के बेटे भतीजे वहां पर रह रहे थे, उन्होंने जो नाम सुझाया वो सबसे अच्छा लगा उनको। वो नाम था सदाग्रह। सद आग्रह, सच्चा आग्रह। इस सत को बदल दिया सत्य से, सत्य आग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए संघर्ष। और सत्य के लिए, इस संघर्ष के लिए उन्होंने रास्ता चुना अहिंसा का। और जब यह कहा गया कि भैया ये तो पैसिव है, यानी अगर हिंदी में भोजपुरी में बदल के कहूं तो जब यह कहा गया कि ये तो डरपोक लोगों का रास्ता जो सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो गांधी ने उनको जवाब दिया कि अहिंसा कमजोरों की चीज नहीं है। अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर वही चल सकता है जो लाठियों और गोलियों की बरसात में भी अपने विचारों के साथ सिर उठाकर खड़ा रहे। और अपनी पूरी जिंदगी में बार बार ये सिद्ध किया कि न उन्हें गोली का डर था, न उन्हें लाठी का डर था। दुबला पतला कृशकाय शरीर, तमाम बीमारियां, सब कुछ, लेकिन वो जिद्दी बुढ़ा चलता रहा और चलते रहे उसके साथ हजारों लोग। अगली बार जब मैं आऊंगा और दक्षिण अफ्रीका का किस्सा जरा विस्तार से बताऊंगा आपको, तो समझ में आएगा कि कैसे वो गांधी था जिसने कूलियों को, मजदूरों को, सड़कों पर ठेला लगाने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले हिंदुस्तानियों को दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह में, जहां ना अपनी जड़ थी ना अपनी जमीन, और जहां सामने थी गोरों की विशाल फौज, वहां एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिस ताकत ने अपने लिए सम्मान हासिल किए। गांधी को पढ़ते समझ में आएगी ये बात कि वो हिंदुस्तानी औरतें जिनको चूल्हे और चौके में, और मैं बता दूं कि गांधी इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, यहां अभी पीछे रह गए थे वो, कि चूल्हों और चौकों से औरतों को निकाल सकें, कि ये सवाल उठा सकें कि औरतें चूल्हे चौके क्यों कर रहे में क्यों हैं और क्यों नहीं ये भी हमारे साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो हम भी चूल्हे चौके में इनका बराबर का साथ दें। अभी इतना आगे गांधी नहीं बढ़ पाए थे। कहा मैंने, सामान्य आदमी थे, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहाँ सुनने वाले तमाम लोग हैं। और सामान्य आदमी अपने समय से आगे होता है तो कई बार समय के पीछे भी होता है और समय के साथ भी। जब सामान्य आदमी होता है तो उससे गलतियां होती हैं, उसकी कमजोरियां होती हैं और उसको स्वीकार भी करता है। वो तो और लोग होते हैं जिनका 56 इंच का सीना होता है, जिनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, वो और लोग होते हैं। गांधी उन लोगों में से नहीं थे। दांडी यात्रा का नंबर तो अभी काफी देर से आएगा कामिल भाई, ये मेरा पहला गांधी कथा है, आखिरी नहीं है। इसके बाद दांडी कथा पर भी मैं बात करूंगा। तो सत्य के साथ प्रयोग करते हुए उस आदमी ने, जब एक कानून आया कि हिंदुस्तानियों की जो पत्नियां हैं उनको गैर कानूनी माना जाएगा, तो कस्तूरबा से लाड़ जताते हुए और व्यंग करते हुए और ताना मारते हुए कहा कि अब कल से तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी। चिढ़ गई कस्तूरबा। इस जिद्दी पति की जिद पूरी करते करते तो यहां से अफ्रीका पहुंची और अच्छे खासे घर से निकाल के फिर आश्रम में रख दिया, सारा कुछ बर्दाश्त कर रही थी, और अब ये कह रहा है कि नहीं तुम पत्नी ही नहीं रहोगी। कैसे बर्दाश्त करती है हिंदुस्तानी औरत। चिढ़ के बोला कि ये क्या बात हुई। तो गांधी ने कहा कि हुक्म आया है, कानून आया है कि हिंदुस्तानियों की बीवी को लीगल पत्नी नहीं माना जाएगा। और बस छेड़ दी उन्होंने कमजोर नस। एक कस्तूरबा के साथ 1000 कस्तूरबाएं खड़ी हो गई। और वो औरतें जो कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी, वे औरतें जिन्होंने अपने पतियों के पीछे चलने के अलावा जीवन में कुछ सीखा ही नहीं था,
वे औरतें अंग्रेजों की शानदार फौज के सामने खड़ी हो गईं सत्याग्रह और अहिंसा का हथियार लेकर। दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, पूरे विश्व में औरतों के संघर्ष का एक नया पन्ना लिखा गया, एक नया अध्याय लिखा गया, और औरतों के उस संघर्ष के आगे अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा और महिलाओं को अधिकार दिया गया इस बात का कि वे अपने पतियों के साथ अगर आती हैं तो उन्हें न सिर्फ पत्नी का दर्जा दिया जाएगा, बल्कि चूंकि पति को नागरिकता दी गई है तो पत्नी को भी नागरिकता दी जाएगी। ये थे गांधी। ये थे गांधी जिन्होंने प्यार से, शांति से और जिद से उन शासकों को झुकाया जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। धरती के इस कोने से उस कोने तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था, जिनके पास ऐसी बड़ी फोर्स थी कि 1857 का हमारा महान विद्रोह दबा दिया गया, जिनके पास ऐसी ताकत थी कि जब जिसे चाहा फांसी पे चढ़ा दिया, जिनके पास ऐसी ताकत थी कि दक्षिण अफ्रीका में जब स्थानीय लोगों ने जो जो विद्रोह किए सबको दबा दिया, उस ताकत के सामने एक फकीर बनकर, एक आम इंसान बनकर और ढेर सारे अपने जैसे आम इंसानों को साथ लेकर उनके बीच जो अंतर्विरोध पैदा हुए उनको भी बड़े प्यार से सुलझाकर गांधी ने दुनिया को लड़ने की एक नई परिभाषा दी। और वो परिभाषा ये थी कि अगर आप सत्य के पक्ष में पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होना जानते हैं तो मृत्यु का भय पीछे चला जाएगा, दुश्मन आपको डरा नहीं पाएगा और जंग आप जीतेंगे बिना किसी और का खून बहाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह अहिंसा सिर्फ हथियार की नहीं होती। इस अहिंसा को सीखने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा सीखनी पड़ती है। गांधी ने भी सीखी और कुछ नहीं भी सीख पाए। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, गांधी भी कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। गांधी भी अपने गुस्से से परेशान थे। कभी आश्रम में निकलता था, कभी कस्तूरबा पे निकलता था, कभी कहीं निकलता था। तो खुद से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए और हिंसा के स्थापित सिद्धांतों से लड़ते हुए गांधी ने अपना रास्ता तलाशा। आप उसे गांधीवाद कह लें, गांधी का रास्ता कह लें, अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता कह लें, लेकिन वो रास्ता निकाला जिस पर जिंदगी भर चलते रहे और एक सामान्य से आदमी से, वैसे ही सामान्य जैसा मैं हूं, जैसा आप हैं, जैसे सब सुनने वाले हैं, उस संघर्ष, उस जिद और उस सत्याग्रह के दम पर एक असाधारण व्यक्ति में बदले, जिसकी जब मौत हुई तो शायद दुनिया का कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें खबर नहीं छपी। जिसकी जब मौत हुई तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। और ये सब तब जब वो कभी किसी गद्दी पर नहीं बैठा, कभी किसी शासकीय पद पर नहीं रहा, कभी राज्य की कोई सत्ता या कोई पावर उसके हाथ में रही ही नहीं। तो मेरी कोशिश होगी आगे जो गांधी कथाएं मैं सुनाऊं उनमें इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अफ्रीका से शुरू करके और फिर जितने भी 4, 5, 6 जितने भी खंड लगे उसमें मैं 1948 30 जनवरी 1948 को जो उनकी हत्या हुई है वहाँ तक मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊँ। उम्मीद है कि बुद्ध से कबीर तक विनोद मल जी, शैलेंद्र जी और हम सब का जो ये मिला जुला प्रयास है ये पसंद आएगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। मैं आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।